फ्लूइड मैकेनिक्स में ये एक चैप्टर है डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको जनरली हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं या फिर इसको पढ़ते ही नहीं है। बट ये मैंने रियलाइज़ किया है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हुए कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायमेंशनलेस नंबर्स। उसमें आते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर और यूलर नंबर, वेबर नंबर। ये सारे नंबर्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें पहले इस चैप्टर के बेसिस को और पूरा अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो पूरा थ्योरेटिकली डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस को पूरा मैंने डिटेल में कवर करना है। सारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो होगा वो कवर हो जाएगा और ये जो नंबर्स है ये सारे आपको अच्छे से एकदम समझ आ जाएंगे। सबसे पहले है डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होती है? एक इक्वेशन होगी, जो फॉर्मूला होती है हमारे पास जनरली जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं सारे डायमेंशनली होमोजीनियस होते हैं। मैक्सिमम फॉर्मूलाज, कई जो होते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूलाज होते हैं, वो होमोजीनियस इक्वेशंस नहीं होती। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ की इक्वेशन जो होंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होता है। जैसे कि MLT वगैरह जो है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ, जैसे कि ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ v = √2gh। ठीक है, h यहाँ पे हेड आता है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं ये फॉर्मूला। अब इसमें देखो कि v जो है, v इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या फिर उसकी डायमेंशंस आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से LT-1 आ गया। ठीक है, पावर में -1t की। ठीक है, इस तरीके से आ गया। फिर राइट हैंड साइड की जब हम निकालते हैं √2gh की हम निकालते हैं तो उसकी भी सेम इक्वल टू आ जाएगा LT में -1। ठीक है, इस तरीके से इसकी डायमेंशंस दोनों बराबर हो जाएंगी एग्जैक्ट। ठीक है, उसी को कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन, डायमेंशनल होमोजेनिटी है इसमें। मैथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये दो मैथड्स है। रेलिंग्स मैथड आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। इसमें क्या होता है? दिस मैथड इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सप्रेशन फॉर अ वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम 3 और मोर 4 वेरिएबल्स। मतलब 3 से 4 वेरिएबल पे जो डिपेंडेंट होगा वही उसी का फॉर्मूला निकालने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। ये इसकी एक लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से बकिंघम पाई थ्योरम जो है वो आई है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो अब इस मेथड में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कैसे किया इसको। अब इस मेथड में जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, टाइम पीरियड इज फंक्शन ऑफ लेंथ एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का फंक्शन है, हमें क्वेश्चन में दे दिया। अब हम क्या करेंगे, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड G लिख देंगे और L और G की पावर में हम A और B लिख के रखेंगे। ठीक है, और जो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाने होगी इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसको हमने K ले लिया या कुछ भी ले सकते हो आप। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने दोनों साइड की जो इक्वेशंस है इनकी जो डायमेंशंस है उनको इक्वेट करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायमेंशनल होमोजेनिटी होगी तो वो इक्वेट करने के बाद हमें इसकी जो पावर्स है A और B इनकी वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही पावर मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है A और B की, वैसे ही हमारी जो है हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा, वो हम क्लियरली निकाल सकते हैं। बकिंघम पाई थ्योरम, ये आप लोगों ने न्यू पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, इससे पहले नहीं आया होगा ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ़ देयर आर मोर देन द नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, अगर वेरिएबल्स जो है वो फंडामेंटल डायमेंशंस से ज़्यादा है। MLT जो है ये फंडामेंटल डायमेंशंस होती हैं तीनों, आपको याद रखने। ठीक है, इनसे अगर ज़्यादा वेरिएबल्स है तो इसका हम यूज़ करेंगे बकिंघम पाई थ्योरम से। ठीक है, और ये क्या स्टेट करती है, इफ़ देयर आर n वेरिएबल्स, टोटल n वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन्होंने टोटल बोल दिया कि n वेरिएबल है क्वेश्चन में सपोज, और वो 3 या 4 से ज़्यादा है, तो हमने क्या करना है, इन अ फिजिकल फिनोमिना एंड इफ दीज वेरिएबल्स कंटेन m फंडामेंटल डायमेंशंस। MLT फंडामेंटल डायमेंशंस होती है, इन तीनों में से हो सकता है शायद 2 ही दी हो या कुछ भी दिए, तो उसकी अकॉर्डिंगली MLT अगर तीनों हैं तो m की वैल्यू हो जाएगी 3, अगर m और l ही है सिर्फ T नहीं है तो हो जाएगी 2। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज़ लेनी है और इसको ले लेना है m।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने अरेंज करना है n-m डायमेंशनलेस टर्म्स के फॉर्म में। n-m जो हो जाएगी हमारी वैल्यू पहले तो निकल जाएगी, हमें पता चल जाएगा n वेरिएबल है और m फंडामेंटल डायमेंशंस है, माइनस करके हम निकाल लेंगे डायमेंशनलेस टर्म्स। फिर ईच टर्म इज कॉल्ड एज पाई टर्म, इन टर्म्स को हम बोल देंगे पाई टर्म्स, और इनको अलग से हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इससे हमें जो है इक्वेशन जो है मिल जाएगी। इक्वेशन हमें पता चल जाएगी जैसे हम पहले निकालते थे, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है, हमें हर एक टर्म का अलग से निकालना पड़ेगा, वो मैं स्टेप आपको बताती हूँ। बट पहले हमें जानना होगा कि रिपीटिंग वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको हमेशा याद रखना है। रिपीटिंग वेरिएबल्स हो सकती है, पहला रिपीटिंग वेरिएबल होगा जिसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो लेंथ, डायमीटर या फिर हेड कुछ ऐसे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी वाला होगा, उसी को हम फर्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल लेंगे। सेकेंड रिपीटिंग वेरिएबल लेंगे हम फ्लूइड प्रॉपर्टी जिसकी होगी, जैसे कि वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी या फिर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ठीक है। फिर थर्ड फ्लूइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि विस्कोसिटी होगी या फिर डेंसिटी होगी, ये सारी इसमें फ्लूइड प्रॉपर्टी होंगी, तो वही वाला हम रिपीटिंग वेरिएबल लेंगे। इस हिसाब से हमने 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स लेने हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताती हुई चलूँगी। न्यूमेरिकल्स हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर कवर करना है। तो इसमें मैं बता दूं कि जैसे मैंने पाई टर्म्स बोला था, अब एल, वी और रो आप देख सकते हो, ये तीनों रिपीटिंग वेरिएबल्स हो गए और बाकी 3 वेरिएबल्स इन्होंने साथ में बस वैसे ही लगाया, उसकी पावर में कुछ नहीं लिखा है। अब बाकियों की पावर में a1, b1, c1 इस तरीके से लिखेंगे, a2, b2, c2 इस तरीके से लिखने के बाद हम ये 3 टर्म्स जब हो गई, अब हम पाई का क्या करेंगे, पाई 1 इज इक्वल्स टू, फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हो, पाई 1 इज इक्वल्स टू m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 इस तरीके से लिख दिया mlt, और इसको इक्वेट किया, सबकी जो डायमेंशनल जो फॉर्मूला है सबको ओपन करके उस तरीके से हमने फिर से, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, हम पावर की वैल्यू निकाल रहे थे, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल रहे थे, इस बार भी हम सेम करेंगे, बट हमें ये तीनों पाई टर्म्स के लिए करना पड़ेगा और तीनों बार में यही करना है कि पाई 1 और पाई 2 जैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला पाई 2 देखें नीचे यहाँ पे, पाई 2 में भी इन्होंने यही किया, m0 और m की पावर में 0 और l की पावर में 0, t की पावर में 0, ऐसे करके हमने पाई 3 का भी यही करना और a b c d की वैल्यूज़ निकालनी है, a1 b1 c1 इस तरीके से, और जितनी भी है ये सबकी वैल्यूज़ निकाल के एक इक्वेशन बनाते जानी है। यहाँ पे आपको पाई 1 की जो है वो दिख रही होगी, r/l² v² रो, इस तरीके से आया ये फॉर्मूला, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला सबके आ जाएंगे और हमने डायरेक्टली उसको लिख देना है कॉमा कॉमा करके, बस इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। अब हम आते हैं मॉडल एनालिसिस में। सबसे पहले मॉडल क्या होता है, मॉडल होता है स्मॉल स्केल रिप्लिका ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर और मशीन। अगर आपको एक मशीन या स्ट्रक्चर या फिर डैम कुछ भी बनाना है, आप उसका एक मॉडल प्रिपेयर करोगे, जो जनरली क्या होता है कि स्मॉल स्केल होता है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा स्मॉल स्केल में ही होगा। मैंने नीचे नोट में मेंशन स्टार लगा के मेंशन भी किया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मॉडल शुड बी स्मॉलर देन द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप की अब बात करती है, मतलब मॉडल आपको समझ आ गया कि पहले हमने चेक करनी है या फिर कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमने एक स्मॉल स्केल में उसको बना के रख लिया, डैम या फिर जो भी आपको बनाना है उसको हमने बना के चेक कर लिया कि भाई ऐसे होगा ये। और उसके बाद हमने प्रोटोटाइप क्या होता है ये मैं बता दूं कि उसके बाद हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, जो कि होता है द एक्चुअल स्ट्रक्चर और द मशीन, जिसको हम बोल देते हैं प्रोटोटाइप। इट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर और मशीन, जिसको हम प्रोटोटाइप बोल देते हैं। तो प्रोटोटाइप आपको समझ आ गया कि वो एक्चुअल स्ट्रक्चर को ही हम प्रोटोटाइप बोलते हैं और मॉडल उसकी स्मॉल स्केल फॉर्म होती है। बट ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल स्केल हो, बट जनरली वो स्मॉल स्केल ही होती है, क्योंकि फाइनेंशियली हम देख सकते हैं पैसे के हिसाब से उसको शॉर्ट फॉर्म ही रखा जाता है, छोटा ही साइज होता है उसका। अब स्केल इफेक्ट हम सेकेंड स्लाइड के बाद करेंगे। अब इसमें क्या है, आती है सिमिलिट्यूड या फिर टाइप ऑफ सिमिलैरिटी। सबसे पहले तो आती है जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी। जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी क्या है, व्हेन द रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर इक्वल। जब लीनियर डायमेंशंस इक्वल होती हैं, जैसे लीनियर डायमेंशंस में मैंने बोला ना, लेंथ, विड्थ या फिर डाया या फिर कुछ इस तरीके से लीनियर डायमेंशंस जब आ जाती हैं और उनकी जो रेशियो होती है, अब इसकी रेशियो सबने यहाँ पे ले लिया LR,
तो ये आ जाएगी स्केलर रेशियो, ठीक है। तो LR इज इक्वल्स टू प्रोटोटाइप लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन लेंथ ऑफ मॉडल, और फिर विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन विड्थ ऑफ मॉडल, डेप्थ भी हो सकती है, डाया भी हो सकता है, डेप्थ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन डेप्थ ऑफ मॉडल, इस तरीके से हमने लिख देना है। और LR जो होगी वो सबकी रेशियो जो होगी लीनियर डायमेंशंस की वो क्या होगी, इक्वल होगी हमेशा, ठीक है। उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक, इस मॉडल में जो है इसमें ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी है प्रोटोटाइप और मॉडल के बीच में, ठीक है। अब एरिया रेशियो जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि वो LR के होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लेंथ इंटू विड्थ हो गया, या फिर जो भी है इस हिसाब से लेंथ इंटू विड्थ या डेप्थ जो भी आपको करना है एरिया के हिसाब से, तो वो भी आ जाएगा, एरिया रेशियो हो जाएगा LR का स्क्वायर, और वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा इसी चीज़ का क्यूब, ठीक है, dP/dm का होल क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, वॉल्यूम रेशियो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी में। इसके बाद है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ मोशन बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। ये मोशन की सिमिलैरिटी होती है, मतलब क्या होता है, इफ़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द मॉडल एंड एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन द प्रोटोटाइप। मॉडल में एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है एक पॉइंट पे जो होगी वही सेम टू सेम प्रोटोटाइप की भी होनी चाहिए उसी पॉइंट पे, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की रेशियोज, ठीक है। जैसे हम पहले ये रेशियोज निकाल रहे थे प्रोटोटाइप और मॉडल की, यहाँ पे हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की मॉडल और प्रोटोटाइप की दोनों की हमने एक ही पॉइंट पे, लेकिन पॉइंट एक ही लेके चलना, उसी पॉइंट पे हमने चेक करना है। ज़रूरी नहीं है मतलब कि एक पॉइंट का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो दोनों की सेम आनी चाहिए, किसी दूसरे पॉइंट पे चेक करें तो उस जगह पे भी जो प्रोटोटाइप की आ रही है वही मॉडल की आनी चाहिए। उस तरीके से जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगी और एक्सेलरेशन रेशियो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये सेम आनी चाहिए उसी पॉइंट पे एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द प्रोटोटाइप, ठीक है। और साथ में डायरेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑल्सो शुड बी पैरेलल, डायरेक्शंस भी पैरेलल होनी चाहिए। ये हो जाएगी हमारी काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। इसके बाद है डायनेमिक सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ फोर्सेस होती है ये, ठीक है। इतना तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, डायनेमिक वर्ड से ही पता चल रहा होगा। इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग फोर्सेस एक्टिंग एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर इक्वल, मतलब कि जो जो फोर्सेस हम लेके चल रहे हैं, फोर्सेस भी हम इसके बाद वाली स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं, वो फोर्सेस अगर हम लेके चलेंगे, विस्कस फोर्स हो गया या फिर जो है ग्रेविटी फोर्स हो गया, जो भी हम फोर्सेस, इनर्शिया हो गया, जो जो फोर्सेस हम लेके चलेंगे वो सारी फोर्सेस जो होंगी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में इक्वल होनी चाहिए, उसकी रेशियो, फोर्सेस की रेशियो सेम होनी चाहिए। ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग फोर्सेस शुड बी सेम, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ये हो जाती है डायनेमिक सिमिलैरिटी। डायनेमिक सिमिलैरिटी से आपके दिमाग में फोर्स वर्ड आ जाना चाहिए और उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फोर्स की रेशियो से रिलेटेड होता है, ठीक है, मॉडल और प्रोटोटाइप की फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद है इसके बाद से पहले हम यहाँ आते हैं स्केल्स इफेक्ट। अब स्केल इफेक्ट क्या होता है, अराइजेस, ये कब आता है, ड्यू टू द फोर्स रेशियोज विच आर नॉट आइडेंटिकल बिटवीन अ मॉडल एंड प्रोटोटाइप, ठीक है। इतना तो अब आपको समझ आ गया ना, आप रिलेट कर पाओगे कि मॉडल और प्रोटोटाइप की जब जो फोर्स रेशियोज होंगी वो सेम नहीं होगी तो स्केल इफेक्ट आता है, ठीक है। एंड इट्स रियल वर्ल्ड प्रोटोटाइप एंड रियल वर्ल्ड प्रोटोटाइप जो होता है मॉडल का, वो उसकी फोर्स रेशियो और जो मॉडल की फोर्स रेशियो होती है और प्रोटोटाइप की होती है वो सेम नहीं होती है, वो मैच नहीं करती है। एंड रिजल्ट इन डेविएशन बिटवीन द अपस्केल मॉडल एंड प्रोटोटाइप ऑब्जर्वेशंस। इनकी बीच में ऑब्जर्वेशंस जो होंगी, मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उसकी मतलब कि एक डेविएशंस आने शुरू हो जाती हैं, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन मूविंग फ्लूइड पे, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्सेस कौन सी हो सकती है, इनर्शिया फोर्स हो जाएगी सबसे पहले तो, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा के रखा है, माइनस एक्सेलरेशन लिख के रखा है। मास इंटू माइनस एक्सेलरेशन अगर आप याद रख सकते हो तो उससे आपको याद आ जाएगा ये इनर्शिया के रिलेटेड है, मतलब इनर्शिया से
हम इनर्शिया फोर्स को ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है फ्लूइंग फ्लूइड के लिए, फ्लूइड से आपके दिमाग में हमेशा गैस और लिक्विड दोनों आने चाहिए। कभी भी आप लिक्विड को आप इमेजिन करते हो उसकी वजह से आपकी गैस की प्रॉपर्टीज आप भूल जाते हो, ठीक है। तो एक फ्लोइंग फ्लूइड जो होगा उसका जो मास और एक्सेलरेशन है उनकी प्रोडक्ट, ठीक है, उसी को बोलेंगे इनर्शिया फोर्स। बट यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी एक्सेलरेशन की ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन के जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट में होगी इनर्शिया फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद है विस्कस फोर्स। ये मैंने आपको याद रखने के लिए आपके लिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ ड्यू टू विस्कोसिटी एंड सरफेस एरिया ऑफ द फ्लो। अब विस्कोसिटी की वजह से जो शेयर स्ट्रेस होगा उसका और सरफेस एरिया ऑफ फ्लो जो होगा, जो जिस सरफेस पे वो फ्लो कर रहा होगा एक फ्लूइड, ठीक है, उसका प्रोडक्ट, इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट हो जाएगा विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स पता चल गया ना, शेयर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वजह से जो शेयर स्ट्रेस आ रही होगी और सरफेस एरिया जिस पे वो फ्लो कर रहा होगा उसको कह देंगे विस्कस फोर्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को। इसके बाद है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ओपन सरफेस फ्लो होता है ये, ठीक है। ओपन सरफेस फ्लो में होगा मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, उसको बोल देंगे ग्रेविटी फोर्स। इसके बाद है प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। प्रेशर इंटेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा उसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा उसको बोल देंगे प्रेशर फोर्स। इसके बाद है सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स में क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। सरफेस जो होगा फ्लोइंग फ्लूइड का और सरफेस टेंशन, इन दोनों का ये प्रोडक्ट हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स। इसके बाद है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स होगा इलास्टिक स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा इलास्टिक स्ट्रेस और एरिया ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड का, ठीक है, ये हो जाएगा इलास्टिक फोर्स। इसके बाद है डायमेंशनलेस नंबर्स। डायमेंशनलेस नंबर्स, इसको वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इसकी डायमेंशंस नहीं होंगी, तो इसी को हम बोल देते हैं नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी सारे चैप्टर्स में भी आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ठीक है। तो ये होता है रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड एंड द विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। मतलब ये जो हमने पहले इनर्शिया फोर्स पढ़ा फिर विस्कस फोर्स पढ़ा, इन दोनों की रेशियो हो जाती है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अब ये जो है ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है V/L/न्यू या फिर V/D। मतलब डाया हो जाएगा, L लेंथ हो जाएगा, V यहाँ पे वेलोसिटी हो गया और न्यू हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है इसके इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स जब हम इनके फॉर्मूलाज लगाते हैं फिर उसके बाद लास्ट में जो है कैंसिल वगैरह करके लास्ट में यही फॉर्मूला आएगा, तो ये दो फॉर्मूलाज आपका यूज़ होंगे, ठीक है। और ये क्या है, मोशन ऑफ, अब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। मोशन ऑफ डीप सी, मोशन ऑफ द शिप इन डीप सी जो होगा वो गवर्न होता है रेनॉल्ड्स नंबर से और इवन फ्रॉड्स नंबर के। मतलब सबमर्ज्ड पोर्शन जो होगा फ्लोज अंडर द रेनॉल्ड्स लॉ। रेनॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो करता है सबमर्ज्ड पोर्शन जो होगा डीप सी में, अगर शिप जो होगी उसका मोशन जो होगा वो गवर्न होता है रेनॉल्ड्स नंबर से, जो सबमर्ज्ड वाला पोर्शन होता है, और जो अपर पोर्शन होगा वो फ्रॉड्स नंबर से गवर्न, फ्रॉड्स लॉ से गवर्न होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये एक पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें जनरली हर किसी को कन्फ्यूजन होती है। अब कई बार क्या होगा, हमें रेनॉल्ड नंबर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। V/D और न्यू जो है इन सब चीज़ों की वैल्यू दी हुई है और हमें रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है और उससे हमें फाइंड आउट करना है कि लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है या फिर ट्रांजिशन फ्लो है, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन रहती है कि 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिशन या 500 से 2000 के बीच में।
तो जनरली आपको नोटिस करना है, जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन पाइप फ्लो का है या ओपन चैनल फ्लो का है, ठीक है। अब ये इससे हमें पता चलेगा, अगर पाइप फ्लो का होगा तो आपको याद रखना है कि ट्रांजिशन फ्लो की आप रेंज याद रखो, आपको बाकी याद हो जाएंगे, लैमिनार की और टर्बुलेंट की साथ में ही लर्न हो जाएंगी। ट्रांजिशन फ्लो की वैल्यू पाइप फ्लो के लिए आपको रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2000 से 4000 के बीच में, और ओपन चैनल फ्लो के लिए वही रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ट्रांजिशन फ्लो के टाइम पे हो जाएगी 500 टू 2000, ठीक है। ये वैल्यू सिर्फ ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं कि ओपन चैनल फ्लो है या पाइप फ्लो है। इसके बाद आता है फ्रॉड्स नंबर। फ्रॉड्स नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इनर्शिया फोर्स को अब इस बार हमने किससे डिवाइड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन उसके ऊपर रूट भी लगा देना है। इससे पहले वाला जो था रेनॉल्ड्स नंबर जो है उसमें सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, बाकी सब में स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रॉड नंबर आपको पता चल गया। अब फाइनली ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाएगा V/√LG, यानी कि लेंथ इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और V हो गया हमारा वेलोसिटी। अब एक चीज़ इससे ये रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब क्रिटिकल फ्लो है, और अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब सब क्रिटिकल फ्लो है, और ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आगे एक चैप्टर में आएगा, जब जंप वगैरह से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे तो उसमें ये आता है, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही याद रखना है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, फ्री सरफेस फ्लो में। फ्रॉड नंबर से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है हमेशा याद रखना है फ्री सरफेस फ्लो में उसका यूज़ होता है। कई बार ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब देते हो तो उसमें ये पूछा जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल्स हो जाएंगी फ्लो ओवर स्पिलवे या फिर वियर्स। और आपने एक पहले भी एग्जाम्पल आपने देखी है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है कि वो अगर एक शिप होगी डीप सी में तो उसका अपर पोर्शन जो होगा वो फ्लो करता है अंडर द फ्रॉड्स लॉ, ठीक है। इसके बाद है नोट, flow over the downstream slope of augie spillway is affected by Froud's number, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्लोप जो होगा ऑगी स्पिलवे का, उसकी भी फ्लो जो होगी वो फ्रॉड नंबर से इफेक्ट होती है। उसके बाद है यूलर नंबर। Euler number is defined as the square root of ratio of inertia force and of a flowing fluid and the pressure force। मतलब inertia force को हमने इस बार pressure force से डिवाइड करना है और उसके ऊपर square root लगा देना, ठीक है। ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका मैं बता देती हूँ, यूज़ आपको आएगा यहाँ पे कैविटेशन की स्टडी में यूलर नंबर का यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है वेबर नंबर। वेबर नंबर होता है द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स हमेशा ऊपर रहेगा, वो आपको याद रखना है, ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड टू द सरफेस टेंशन फोर्स। वेबर नंबर हो जाएगा इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्स, उसके ऊपर में रूट, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूजफुल इन एनालाइजिंग थिन फिल्म फ्लो एंड द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड बबल्स, ठीक है। बबल और ड्रॉपलेट्स का यूज़ मतलब जो फॉर्मेशन होता है उसमें हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब आपको समझ आ ही रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात चल रही है, तो बबल और ड्रॉपलेट आप क्लियरली उसे रिलेट कर सकते हो। अगर नहीं रिलेट कर सकते हो तो भी मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में जब डिस्कस करूँगी तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सरफेस टेंशन जो है वो बबल्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बबल की फॉर्मेशन और ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन जो है उसमें सरफेस टेंशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद है यूजफुल इन एनालाइजिंग फ्लूइड फ्लो वेयर देयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द टू डिफरेंट फ्लूइड्स, especially multi-phase flow with strongly curved surface, and capillary rise में भी यूज़फुल है ये, और सीपेज फ्लो थ्रू सॉइल्स में भी यूज़फुल है। ये आपको याद रखना है, कैपिलरी राइस में भी वेबर नंबर का यूज़ होता है और सीपेज फ्लो थ्रू सॉइल्स में भी वेबर नंबर जो है वो यूज़फुल है, ठीक है।
इसके बाद आता है मैच्स नंबर, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड टू द इलास्टिक फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स आ गया मैच्स नंबर, ठीक है। अब इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया, और हमें याद रखना है इलास्टिक फोर्स क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस इनटू एरिया, यानी कि बल्क मॉड्यूलस का सिंबल के हो गया और एरिया हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। तो इलास्टिक फोर्स से ये रिलेटेड है, तो बल्क मॉड्यूलस से भी मतलब ये रिलेटेड हो गया। तो मतलब आपको याद रखना है वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैच नंबर। इस तरीके से भी न्यूमेरिकल आ सकता है अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें भी फ्रॉड नंबर की तरह कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैच नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो सब सोनिक फ्लो होगा, और अगर इक्वल टू 1 होगी तो सोनिक फ्लो होगा। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो सुपरसोनिक फ्लो हो गया, और 1 से ग्रेटर का मतलब है कि 1 से 6 के बीच में वैल्यू होगी सुपरसोनिक फ्लो के लिए, और अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 यानी कि 6 से लेके 10 के बीच में वैल्यू होगी तो हाइपरसोनिक फ्लो हो जाएगा, और अगर मैच नंबर की वैल्यू लेस देन 0.2 होगी तो इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब सोनिक फ्लो और सुपरसोनिक फ्लो इस तरीके से आप सुन रहे हो तो आपको याद हो रहा होगा कि कुछ मिसाइल्स जो होती हैं, हम सुनते हैं कि ये क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्राह्मोस वगैरह आपने सुना ही होगा, तो उसी से रिलेटेड है ये, मतलब कि ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड और फ्लूइड वेलोसिटी उसी से रिलेटेड है ये। अगर हम इसका एक और फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी रेशियो ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। दोनों को सेम मीडियम में जो रेशियो होगा उसी को हम मैच नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, मैच नंबर। फिर उसके बाद है द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ये हमने डिस्कस कर लिया कि बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू चाहिए होती है इसके लिए, मैच नंबर को डिटरमाइन करने के लिए, जो हमने इलास्टिक फोर्स की वजह से हमें चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद है सोनिक वेलोसिटी इन आइडियल गैस क्या होती है, ठीक है। सोनिक वेलोसिटी का अगर हम ये वाले अगर फॉर्मूला से करना होगा तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी C√KRT। के हो गया रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, सोनिक वेलोसिटी इन फ्लूइड मीडियम। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या है ये, ठीक है। सी हो गया सोनिक वेलोसिटी इन फ्लूइड मीडियम, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शॉक वेव कब प्रोड्यूस होती हैं, जब सुपरसोनिक फ्लो चेंज होता है सब सोनिक फ्लो में, तो उस टाइम पे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे जितने भी डायमेंशनलेस नंबर्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मॉडल लॉज और सिमिलैरिटी लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। द डायमेंशनलेस नंबर शुड बी सेम फॉर मॉडल एंड प्रोटोटाइप। ये हमें याद रखना है कि मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए डायमेंशनलेस नंबर सेम होने चाहिए, बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई द कंडीशन दैट all the dimensionless numbers are the same for the model and prototype. Hence models are designed on the basis of ratio of the forces which is dominating in the phenomena. इसके बाद है मॉडल लॉज एंड सिमिलैरिटी लॉज। अब क्या होता है कि जनरली हमने ये जो डायमेंशनलेस नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, ये सारे जो है मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए सेम होने चाहिए, बट जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये बहुत डिफिकल्ट है कि सारे के सारे सेम हो, इसलिए क्या देखा जाता है, मॉडल्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ फोर्स विच इज डोमिनेटिंग इन द फिनोमिनन। जो जिस कंडीशन में डोमिनेटिंग होगी फोर्स, उसके बेस पे, उसकी रेशियो की बेस पे इन दोनों को डिज़ाइन किया जाता है, मॉडल को डिज़ाइन किया जाता है। फिर उसके बाद प्रोटोटाइप बनेगा, पर मॉडल को पहले डिज़ाइन करना होता है तो वो डोमिनेटिंग फोर्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले आता है रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ।
अब रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ इज द लॉ इन विच मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर। कॉमन सी बात है, ठीक है, जितने भी अब मॉडल लॉज आएंगे सारे इन्हीं नंबर्स पे बेस्ड होंगे और ये सारे मतलब ऐसे ही नंबर पे चलेंगे और मॉडल जो होगा उसी के बेस पे डिज़ाइन किया जाएगा। मॉडल्स बेस्ड ऑन द रेनॉल्ड नंबर इंक्लूड, मतलब इसमें क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं। अब इसमें आएगा पाइप फ्लो जो है उसके टाइम पे रेनॉल्ड मॉडल लॉ यूजफुल होता है। रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस्ड बाय सबमरीन्स, एयरप्लेन्स, फुल इमर्स्ड बॉडीज, इन सब में जो रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस ये करती हैं तो उस टाइम पे रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ यूज़फुल हो जाता है। और पैराशूट्स के लिए भी रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ का यूज़ है। अब इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सी होती है, प्रीडोमिनेंट फोर्स होती है विस्कस फोर्स, ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट में विस्कस फोर्स है। और उसके बाद आ जाता है फ्रॉड मॉडल लॉ। फ्रॉड मॉडल लॉ इज द लॉ इन विच द मॉडल्स आर बेस्ड ऑन फ्रॉड नंबर, इतना तो हमें क्लियर है। विच मीन्स फॉर डायनेमिक सिमिलैरिटी बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप द फ्रॉड नंबर फॉर बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल। मतलब कि जो फ्रॉड नंबर है दोनों के लिए सेम होना चाहिए फॉर द डायनेमिक सिमिलैरिटी। और ग्रेविटी फोर्स और इनर्शिया फोर्स ये दोनों इसमें प्रीडोमिनेंट होती है, ठीक है। और एप्लीकेशंस क्या क्या है, फ्री सरफेस फ्लो सच एज फ्लो ओवर स्पिलवेज, वियर, स्ल्यूज, चैनल्स एट्सेट्रा, ठीक है। फ्री सरफेस फ्लो के लिए मैंने पहले ही बोला था फ्रॉड मॉडल लॉ जो है वो फ्रॉड्स नंबर जो है वो फ्री सरफेस फ्लो के लिए यूजफुल है। फ्लो ऑफ जेट फ्रॉम एन ऑरिफिस और नोजल्स, ठीक है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये। वेयर वेव्स आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड ऑन सरफेस, ठीक है, वेयर फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज फ्लो ओवर वन अनदर, ठीक है, उस टाइम पे भी फ्लूइड फ्रॉड्स मॉडल लॉ यूजफुल है। डिफरेंट डेंसिटीज के फ्लूइड्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके बाद है यूलर मॉडल लॉ। यूलर मॉडल लॉ इज द लॉ विच इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन यूलर्स नंबर एंड डिज़ाइन मॉडल्स जो होंगे वो डिज़ाइन की जाएंगे यूलर्स नंबर पे। और डायनेमिक सिमिलैरिटी बिटवीन द मॉडल और प्रोटोटाइप जो होगी इज बेस्ड ऑन द यूलर नंबर फॉर मॉडल एंड प्रोटोटाइप्स जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए यूलर नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेशर फोर्स प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। और अब एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है ये, जब टर्बुलेंस जो होगी वो पूरी तरह से अगर फुली डेवलप हो चुकी है और विस्कस फोर्स एकदम नेग्लिजिबल है और ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन फोर्स भी एब्सेंट है, तब ये एप्लीकेबल होगा यूलर मॉडल लॉ और ये यूजफुल होगा व्हेन द कैविटेशन टेक्स प्लेस। इसके बाद आता है वेबर मॉडल लॉ। मॉडल्स इसमें वेबर नंबर पे बेस्ड होंगे, सरफेस टेंशन और इनर्शिया फोर्स प्रीडोमिनेंट होंगी, ठीक है। और ये इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, कैपिलरी राइज इन नैरो पैसेज, कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल, कैपिलरी वेव्स इन channels, flow over weir for small heads, rising bubbles, seepage flow through soils, ठीक है। इसके बाद है मैच नंबर मॉडल, मैच मॉडल लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, मॉडल बेस्ड ऑन मैच नंबर होंगे, ठीक है, इतना तो क्लियर है, जो कि हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स होता है, ठीक है, मैच नंबर का फॉर्मूला। और फिर उसके बाद इलास्टिक और इनर्शिया फोर्स यहाँ पे प्रीडोमिनेंट होंगी, ठीक है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फ्लो ऑफ एरोप्लेन एंड प्रोजेक्टाइल थ्रू एयर एट सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी उसके टाइम पे ग्रेटर देन साउंड वेलोसिटी होती है सुपर सोनिक स्पीड के टाइम पे, ठीक है। और एरोडायनेमिक टेस्टिंग के टाइम पे यूजफुल है ये, अंडर वाटर टेस्टिंग ऑफ टॉर्पेडोज एंड वाटर हैमर प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, उस टाइम पे भी यूज़फुल है। अब मॉडल्स की रिलेटेड एक और चीज़ होती है कि मॉडल डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं या फिर अनडिस्टॉर्टेड हो सकते हैं। अब डिस्टॉर्टेड मॉडल्स कौन से होती हैं, जिसमें नो ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होती है, मतलब ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी नहीं होती है, उसको बोल देते हैं, उन मॉडल्स को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल्स। और जिसमें ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होती है या स्केलर रेशियो सेम होती है उसको बोल देते हैं अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स, ठीक है। हमने ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, ये है ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। और इसकी जो रेशियोज होती है लेंथ, विड्थ और डेप्थ की या फिर डाया की, ठीक है, इसको बोल देते हैं स्केलर रेशियो,
ठीक है, तो उसी स्केलर रेशियो जो होगी वो सेम होगी, तो मतलब कि मॉडल जो है वो डिस्टॉर्टेड नहीं है, उसको बोल देंगे अनडिस्टॉर्टेड मॉडल।